तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इसमें क्या बात कर रहा है कि हमारे लिए बोला आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन लार्जेस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर लाइफ फ्रॉम द सिंगल सेल। मतलब हमको ये पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी लाइफ जो है वो एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट करता है। यू मे वॉन्डर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज टू फॉर्म आ सच लार्ज ऑर्गेनिजम्स। मतलब आपको हैरानी होगी कि भैया एक सेल्स जो होता है वो अपने आप को डिवाइड मल्टीप्लाई करते करते इतनी बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बना लेता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस सेल के। मतलब कोई भी सेल अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे पास, एक होता है ग्रोथ और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये इंडेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, अगर वो लिविंग है तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स होना कंपलसरी है उसके अंदर। और क्या बोल रहा है कि ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू अ टू विद ईच पेरेंटल सेल गिव राइज इनटू टू डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। मतलब ये बात बोल रहा है कि जब भी कोई सेल डिवाइड होगा तो वो अपने दो सेल्स बनाएगा और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स बोल रहे हैं। आगे बात क्या बोल रहा है कि दीज नियरली फॉर्म्ड अ डॉटर सेल दैट देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। अब ये जो इंडिविजुअल सेल्स है ये अपने अपने ग्रो होंगे और फिर एक टाइम आने के बाद ये भी क्या कर देंगे, अपने अंदर डिवीजन शो कर देंगे और एक नई सेल की पॉपुलेशन बन जाएगी। दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड अ डिवीजन इज अ सिंगल सेल पेरेंटल टू इट्स प्रोजेनी। In other words, such that a cell growth and division allow a single cell to form a structure consisting millions of cells। मतलब एक सेल से क्या हम मिलियंस सेल्स इकट्ठा करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेल साइकिल। A cell division is a very important process in all living organisms. During a division of cell, DNA replication and cell growth also take place। क्योंकि हर सेल जो है डिवाइड तभी कर पाता है जब वो क्या कर रहा है कि अगर ये सेल डिवाइड कर रहा है तो रीज़न उसका एक ये हो सकता है क्या कि रीज़न उसका ये हो सकता है कि वो अपने एक परमानेंट मैच्योर स्टेट पे पहुंच चुका है जिससे वो अब उनके पास कैपेबिलिटी है क्या करने की, डिवाइड करने की, या मैं इंडायरेक्टली बोल सकता हूँ कि वो अब डॉटर सेल्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि दिस प्रोसेस इज दैट इज अ सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हैंस हैव टू टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर द करेक्ट डिवीजन। अगर ये दोनों ही सेल का डिवीजन या सेल की ग्रोथ और डीएनए की कॉपी होना बोले तो डीएनए रेप्लिकेशन होना, ये दोनों एक कोऑर्डिनेटेड वे में होगा तभी हम बोल सकते हैं कि हमारे पास सेल डिवीजन जो है वो ढंग से हुई है। ठीक है, तो होता क्या है, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी किसको बोल रहा हूँ मैं, ये जो नए सेल्स बन रहे हैं डिवाइड होके, नए सेल्स जो बन रहे हैं डिवाइड होकर, इनको मैं प्रोजेनी बोल रहा हूँ। मतलब आने वाली जनरेशन, प्रोजेनी मतलब जनरेशन। सेल कंटेनिंग इंटेक्ट जीनोम, इनके पास क्या होगा, जीनोम होगा। दिस सीक्वेंस इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम सिंथेसिस एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल इवेंचुअली डिवाइड इनटू अ टू डॉटर सेल, दिस टर्म एज द सेल साइकिल। मतलब हमारे पास यहाँ से सेल साइकिल की अगर हम डेफिनेशन निकालें तो बोलेंगे जो सीक्वेंस है हमारे पास, जो इवेंट्स हो रहे हैं वो डुप्लीकेट कर रहा है अपने जीनोम मतलब डीएनए, और सिंथेसिस कर रहा है, और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मतलब और भी चीज़ होती हैं सेल्स में, उनको भी वो मल्टीप्लाई करते हैं, डबल करता है डिवीजन से पहले, ये सब चीज़ होती है। और इवेंचुअली लास्ट में आके वो डिवाइड करता है और फॉर्म करता है दो डॉटर सेल, उसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। आगे बात क्या बोल रहा है कि ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ अ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हमको पता है कि सेल जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होता रहता है। और किसके रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, ये हम साइटोप्लाज्म इंक्रीज के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं। फिर बोल रहा है डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली इन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। ऐसा टाइम नहीं है कि सेल में हर टाइम सेल के अंदर डीएनए सिंथेसिस होता है, उसकी एक स्पेसिफिक फेज आती है, उस टाइम ही डीएनए जो होता है अपने आप को कॉपी करता है। ऐसा बोल सकते हैं डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली एट अ स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। Replicated chromosome are then distributed to a daughter cell division by the complex series of events during the division. This division themselves under a genetic control। ये सब चीज़ जो है जेनेटिक कंट्रोल होती है। हम ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं कि हमारे हाथ को पता है उसको कितना ग्रो करना है, हमारे लेग्स को पता है कि उसको कितना ग्रो करना है। क्यों? क्योंकि जब एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, एक सेल से दूसरे सेल में जब जा रही है चीज़ें तो सिर्फ ऑर्गेनेलीज नहीं जा रही, उसका डीएनए भी जा रहा है। तो उस डीएनए के अंदर ये भी इंफॉर्मेशन होती है कि उसको कितना डिवाइड करना है और कब डिवाइड करना है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है हेडिंग फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। अगर हम बोल रहे हैं क्या कि जो डीएनए सिंथेसिस स्पेसिफिक फेज पे होता है, तो वो फेज या वो स्टेज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एक टिपिकली यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है इलस्ट्रेटेड बाय द ह्यूमन सेल इन अ कल्चर, दी सेल डिवाइड अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर। ह्यूमन सेल जो 24 आवर में डिवाइड करता है। ड्यूरिंग अ सेल साइकिल द कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जो सेल डिवीजन है वो उसका जो टाइम है, वो सेल साइकिल का जो टाइम है वो वेरी कर सकता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम टाइप ऑफ द सेल दे आर डिवाइडिंग। वो किस तरह का सेल्स है। अगर हम अपने हैंड का सेल कंपेयर करेंगे कंपेयर टू द हार्ट सेल, दे बोथ आर डिफरेंट सेल एंड देयर लाइफ साइकिल एंड टाइम पीरियड ऑफ द साइकिल इज वेरी ऑल्सो बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट स्पेसिफिक लोकेशन एंड डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन। ईस्ट का एग्जांपल है तो हमारे पास 90 मिनट्स होते हैं उसको डिवाइड करने के लिए। अब हम क्या बोले कि सेल साइकिल जो है 2 फेजेस में देखी जाती है। पहली इंटरफेज को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रही। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है। प्रिपरेशन कैसी कि वो अपने ऑर्गेनेलिज को डबल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फेज हमारे पास दूसरा है हमारे पास एम फेज बोलो माइटोटिक फेज। अब अगर हम एम फेज की बातें करें तो एम फेज जो रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे एक्चुअल डिविजन्स होती है जिसको माइटोसिस बोलते हैं, एंड इंटरफेज रिप्रेजेंट करता है जहाँ 2 एम फेज के बीच के हिस्से को, ठीक है। मतलब क्या है कि ये हमारा पास एम फेज है, ये जिसमें डिवीजन कर रही है, ये सारा का सारा कैसा, ये पूरा कंप्लीटली ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटरफेस है। तो ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 एम फेज के बीच में क्या होता है, इंटरफेस होता है, ठीक है। इट इज सिग्निफिकेंट नोट दैट इन 24 आवर द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ सेल साइकिल इन ह्यूमन सेल। ये सिग्निफिकेंट नोट है कि 24 घंटे में ही सेल डिवाइड होता है ह्यूमन्स के अंदर। डिवीजन प्रॉपर लास्ट ओनली फॉर अबाउट एन आवर, द इंटरफेज लास्ट फॉर 95% ऑफ ड्यूरिंग द सेल साइकिल। मतलब हम यहाँ पे देख के ये बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो सेल इस वाले स्टेज में गुजार रहा है, इंटरफेज में। तो हम बोल रहे हैं सेल अगर 1 आवर में डिवाइड हो रहा है तो उसमें से वो 55 मिनट जो है वो इंटरफेज में देगा और 5 मिनट जो है वो अपना एम फेज में देगा। तो ये बोल रहा हूँ कि दीज आर टेकिंग 95% ऑफ द सेल साइकिल। M phase start the nuclear division and corresponding to the separation of a daughter chromosome that is called karyokinesis and usually end with a division of the cytoplasm that is called cytokinesis. The interphase though called resting phase. अब क्या बोला कि जो M phase होता है शुरू, अगर हम M phase की बातें करें तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होना, कैरियो मतलब रिप्रेजेंटेशन दे रहा है वो न्यूक्लियस की, और काइनेसिस मतलब डिवीजन की दे रहा है। तो हमको पता है कि अगर ये सेल है तो इसके अंदर सबसे पहले 2 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर सेपरेटली 2 सेल्स बनते हैं। तो जब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। The time during which a cell preparing for a division undergoing the cell growth, DNA replication and orderly manner। मतलब क्या कि जब हम रेस्टिंग फेज देख रहे हैं, इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे पास उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। किस लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिविजन्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रिपरेशन करने के 3 फेज आ रहे हैं हमारे पास। पहला है G1 फेज, दूसरा S फेज और तीसरा है G2 फेज। G1 बोले तो गैप 1, S बोले तो सिंथेसिस और G2 बोले तो गैप 2 है। आगे बात कर रहे हैं कि जो G1 फेज है वो कॉरस्पॉन्ड होता है इंटरवल बिटवीन अ माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ अ DNA रेप्लिकेशन ड्यूरिंग अ G1 फेज। अगर हम ये वाली साइकिल बना के देखें तो हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम आता है कि ये तो M फेज हो गया, यहाँ पे G1 आता है, यहाँ पे S आता है, यहाँ पे G2 आता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि M फेज और S फेज के बीच में ही हमारे पास क्या आ रहा है, ये G1 आ रहा है। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ड्यूरिंग G1 फेज। अब फंक्शन क्या है, G1 का रिप्रेजेंटेशन क्या है, G1 हमने क्यों सेपरेट कराया, तो वो पॉइंट बोल रहा है यहाँ पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा और कंटिन्यू करेगा ग्रो करने के लिए, पर वो अपने अंदर क्या नहीं करेगा, डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करेगा। डीएनए रेप्लिकेट कब होता है, सिंथेसिस फेज में होता है। मार्क अ पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस या फिर बोलूँ डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास डीएनए डबल हो चुका है या हो रहा है, अगर हो रहा है तो हम बोलेंगे दैट इज एस फेज। एंड if we call it DNA has completed the phase of the DNA replication, then we call that the cell has been crossed the S phase।
ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो रहा था और इनिशिएशन होता है अमाउंट ऑफ द डीएनए डिनोटेड बाय द सी, इट विल इंक्रीज टू द 4C। अगर वो 2C था तो 4C हो जाएगा। देयर इज अ नो इंक्रीज इन द क्रोमोजोम, वहाँ पे कोई क्रोमोजोम कभी भी इंक्रीज नहीं होता है। इफ अ सेल हैड अ डिप्लॉयड और अ 2n क्रोमोजोम, इट विल रिमेन अ 2n क्रोमोजोम। क्रोमोजोम नंबर विल नेवर द इंक्रीज आफ्टर द सिंथेसिस फेज। In animal cells during the S phase, the DNA replication begin in the nucleus. न्यूक्लियस में स्टार्ट होता है. That time the centriole duplicate and the set in the cytoplasm. And during the G2 phase, the protein synthesis in the preparation of the for the mitosis while the growth continues. बोल रहा है कि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल डबल होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और प्रोटीन सिंथेसिस होता है माइटोसिस के लिए. पर जब मैं कुछ अडल्ट एनिमल्स के अंदर देखूंगा तो ये मेरे को अपीयर नहीं होगा. जैसे कि एग्जांपल हार्ट सेल अलग तरीके से डिवाइड करता है. मैनी अदर सेल डिवाइड ओकेजनली. कुछ सेल्स होते हैं वो ओकेजनली ही डिवाइड करते हैं एज नीडेड, जब जरूरत पड़ती है. उनमें से ही है एक एग्जांपल हमारे पास हार्ट सेल डेट रिप्लेस डेट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और डेथ. दीज सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर द जीवन. वो जीवन तक ही डिवाइड करते हैं, उसके बाद एग्जिट ले लेते हैं, वो एंटर कर जाते हैं एक इनएक्टिव स्टेज जिसको हम बोलते हैं क्वोशेंट स्टेज, जिसको हम जी नोट बोल रहे हैं. ऑफ द साइकिल सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस टाइम पे सेल जो होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं बट नो लॉन्ग प्रोलिफरेटिव. प्रोलिफरेटिव मतलब डिवाइड करना. ये तभी डिवाइड होंगे कॉल्ड ऑन टू डू डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जब उनको रिक्वायरमेंट होगी तभी ही डिवाइड करते हैं. इन एनिमल द माइटोटिक डिवीजन ओनली सीन अकर एट डिप्लॉयड स्टेज की डिप्लॉयड के अंदर ही माइटोटिक होगी. हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन. कुछ एक्सेप्शन है कि जहाँ पे हैप्लॉइड सेल डिवाइड करते हैं माइटोसिस के लिए. एग्जाम्पल हमारे पास हनी बी. अगेंस्ट दिस द plant can show the mitotic division both haploid and diploid cell form recollection. example alternation of generation. अब हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं. हमारे पास है एम फेज. एम फेज डिफरेंटली क्यों है? एम फेज बहुत ड्रामेटिक पीरियड है इन्वॉल्विंग करता है मेजर रीऑर्गेनाइजेशन वर्चुअली ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सेल सिंस द नंबर ऑफ द क्रोमोजोम इन अ पेरेंट एंड अ प्रोजेनी विल बी द सेम. कभी भी नंबर ऑफ द क्रोमोजोम कभी नहीं बढ़ता, नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम रहता है. डीएनए की कॉपी हो जाती है, क्रोमोजोम की नहीं होती. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, क्या सेल है इसके अंदर क्रोमोजोम जो था वो 2n था, तो अगर ये माइटोसिस कर रहा है तो यहाँ पे दो सेल्स क्रिएट होंगे, डॉटर सेल्स होंगे दोनों, और दोनों के अंदर 2n होगा. यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसके क्रोमोसोम नंबर में. हम इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन बोल पा रहे हैं. कन्वेंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 4 स्टेज. और माइटोसिस करने के लिए 4 स्टेप रखते हैं. कहाँ की? किसकी? न्यूक्लियस की. इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट रॉन. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि क्लियर कट पॉइंट करके कि इसके बाद ये स्टेज शुरू हो रही है. तो हमको बस एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है जिसको हमको समझना पड़ेगा. हमारे पास 4 पॉइंट है इसके अंदर. कौन कौन सी स्टेज है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. तुमको ये एज इट इज याद रखना पड़ेगा. हम ऐसे रख लेते हैं पीमेट. ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं प्रोफेज. प्रोफेज के लिए क्या है? प्रोफेज विच द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस माइटोसिस फॉलो करता है. एस एंड G2 फेज इंटरफेज में होते हैं. इन एस एंड G2 द न्यू डीएनए molecule form are not distinct intertwined. प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन. यहाँ से पॉइंट शुरू हो रहा है कि एस प्रोफेज में हो क्या रहा है. यहाँ पे स्टार्ट होता है क्या? इनिशिएशन होता है किसके? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल. फिर बोला है द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम द अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस द क्रोमेटिन कंडेंसेशन. द सेंट्रोमेयर विच हैड टू अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगन टू मूव. यहाँ पे दूसरा इवेंट क्या हो रहा है कि जो सेंट्रियल जो डिवाइड हो गए थे हमारे पास एस फेज के अंदर, वो बिगन स्टार्ट कर देंगे मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल. द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस दस मार्क्ड बाय. कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है? पहला कि क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस हो चुका होगा कंप्लीटली, और क्रोमोसोम आर सीन टू बी द कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमेयर. हमको क्लियरली दिख जाएगा कि वो सेंट्रोमेयर से अटैच्ड है. और हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेंट्रोसोम जो होता है वो अंडर को करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं ड्यूरिंग द इंटरफेज, और यहाँ पे मूव करना शुरू कर देते हैं अपोजिट पोल की तरफ से. अब हर सेंट्रोसोम जो होता है वो रेडिएट करेगा एक माइक्रोट्यूब्यूल, उसको हम एस्टर बोलेंगे. और जो 2 एस्टर हैं वो 2
टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म द माइटोटिक apparatus। कुछ ऐसा बोल रहा है कि हमारे पास ये कंडेंसेशन शुरू ऐसे हो जाती है, ये जो स्टाइल बना रखा है ये हमारे पास क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में है। तो इसको अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। अब ये वाला और नीचे वाला दोनों इस पॉइंट पे जुड़े हैं, मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूँ सेंट्रोमेयर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास सेंट्रोजोम होता है जो इस तरफ मूव करना शुरू होता है, ये धागे निकालता है, हम इनको बोलते हैं एस्टर। और इस पूरे को धागे प्लस में इसको मिला के हम बोलते हैं माइटोटिक apparatus। अब सेल एंड होगा प्रोफेस पे, जहाँ पे हमको दिखेगा क्या क्लियरली माइक्रोस्कोप पर, वहाँ पे क्या नहीं होगा, हम वहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेंगे, वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखेंगे, वहाँ पे न्यूक्लियोलस नहीं दिखेंगे, वहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप नहीं दिखेगा। मतलब यह कि जो ऑर्गेनेलीज हैं वो गायब होनी शुरू हो चुकी थी यहाँ पे। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर हम ये बोल सकते थे कंप्लीशन डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियर एनवलप मार्क द स्टार्ट एंड द सेकंड माइटोसिस। अब ऐसा बोलूँगा कि मेटाफेज कब स्टार्ट हुआ है कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो चुका है। यहाँ पे कुछ नहीं दिखा, ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगी, ना तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगी, और ना ही कोई सेल ऑर्गेनेलिज दिखेगा। क्रोमोजोम सेपरेटेड थ्रू अ साइटोप्लाज्म, ऐसे फैले हुए होंगे क्रोमोजोम। हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेज ऐसा था, लेट प्रोफेज ऐसा था, मेम्ब्रेन गायब हो रही है। अब ये जो है ये हमारे पास क्रोमोजोम, ठीक है, फैले पड़े हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि वो स्प्रेड होते हैं, स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म। बाय दिस स्टेज द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। यहाँ पे कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। यहाँ पे 2 पॉइंट ऑब्जर्व करने वाली बात है। पहली क्या कि यहाँ पे कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, दूसरी बात क्या है यहाँ पे कंडेंसेशन भी कंप्लीट हो रही है। They can be observed clearly under the microscope. Then is the stage at which a morphological chromosome is most easily be studied। अगर मेरे को यहाँ पे क्रोमोजोम अच्छे से दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि उसको मैं मोर्फोलॉजिकली क्रोमोजोम को मैं देख पा रहा हूँ। मेटाफेज क्रोमोजोम इज मेड ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटाइड। अगर मैं क्रोमोजोम को बड़ा करके देखना चाहूँ तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि 2 हैं, तो ये जो है ये क्रोमेटाइड है और ये नीचे वाला भी क्रोमेटाइड है। दोनों ही सेम है तो दोनों को ऐसा बोल दूंगा सिस्टर क्रोमेटाइड। और जहाँ से ये अटैच है ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं मैं सेंट्रोमेयर। ये है सेंट्रोजोम। ये जो धागे निकल रहे हैं इसको बोल रहा हूँ मैं एस्टर। इन दोनों को मिला के बोलते हैं माइटोटिक apparatus। ठीक है, हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमेयर, दोनों ही सिस्टर क्रोमेटिड हेल्ड टुगेदर स्टिक होते हैं। अब एक स्मॉल डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है सरफेस पे किसके सेंट्रोमेयर पे, इसको बोलते हैं कैनेटोकोर। ये जो दिख रहा है जहाँ पे अटैचमेंट हो रही है, ये जहाँ पे अटैचमेंट हो रही है इनको बोल रहा है कैनेटोकोर, जहाँ पे अटैचमेंट कर रहा है। ठीक है, आगे बात करें दिस स्ट्रक्चर आर सर्व एज द साइड ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर टू द सेंट्रोजोम, कि ये धागे आके उस पर जाकर अटैच होंगे। मूव टू द अपोजिशन इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। मेटाफेज मतलब मिडल, एम से मिडल याद रख लो कि सारे सेंट्रोमेयर जो हैं वो मिडल में आके इकट्ठे हो जाते हैं। क्रोमोसोम सारे जो हैं वो मिडल में आके इकट्ठे हो जाते हैं। मेटाफेज जो है कैरेक्टरिस्टिक बाय द ऑल क्रोमोसोम कमिंग टू द लाइन इक्वेटर। अगर हम यहाँ से डेफिनेशन निकालें कि हम कैसे पहचानेंगे तो क्या होगा कि क्रोमोसोम जो है वो लाइन इक्वेटर होता है विच ईच क्रोमेटाइड ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय द कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, और फॉर्म करता है एक मेटाफेसिक प्लेट। तो 2 की फीचर्स पढ़ लेंगे यहाँ पे, वही स्पिंडल फाइबर जो अटैच करते हैं यहाँ पे, और दूसरा क्या क्रोमोसोम जो है वो मूव करते हैं इक्वेटर की तरफ आने के लिए और अलाइन हो जाते हैं एक मेटाफेसिक प्लेट पे, किसकी हेल्प से, स्पिंडल फाइबर की हेल्प से। हमारे पास अगला है एनाफेज। एनाफेज क्या है हमारे पास कि हर क्रोमोसोम जो होता है वो अरेंज होता है एक मेटाफेज प्लेट पे, दोनों ही अलग होने की साइमल्टेनियसली 2 डॉटर क्रोमेटाइड रेफर टू एज अ डॉटर क्रोमोसोम। अब जैसे ही ये सेपरेट हो जाएंगे, जैसे ही ये सेपरेट हो गए, कुछ ऐसा था हमारे पास पहले कि एक ऊपर था और एक नीचे था। अब इसको जब मैंने ऊपर खींचा तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। यहाँ से बड़े खींचूंगा
और सेम चीज़ यहाँ से। तो ये एक क्रोमेटाइड है, ये क्रोमेटाइड है, ये क्रोमेटाइड है, ऐसे सेम। तो ऐसा बोल सकता हूँ। अब मैं इनको क्रोमेटाइड नहीं बोलूँगा, मैं फ्यूचर क्रोमोजोम बोलूँगा। तो फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो बिगन टू द माइग्रेशन टूवर्ड द अपोजिट पोल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोल की तरफ चलना शुरू कर देंगे। ये है पोल हमारे, एक ये पोल और एक दूसरा पोल। अब क्या हो रहा है कि ईच क्रोमोजोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, द सेंट्रोमियर, ईच क्रोमोजोम रिमेन डायरेक्टेड टूवर्ड द पोल एंड द लीडिंग एज एंड आर्म क्रोमोजोम। ऐसा कुछ हो रहा है कि जब हम इस वाले पोर्शन को देख रहे हैं तो जो टिप पे है ये सेंट्रोमियर टूवर्ड द पोल है, और जो आर्म्स है वो पीछे रहेंगे हुए आ रहे हैं। ट्रेल बिहाइंड दस द एनाफेज। अब इसके भी 2 पॉइंट आ रहेंगे। हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करें, यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए और क्रोमेटाइड भी सेपरेट हो गए। क्रोमेटाइड मूव टू अपोजिट पोल। अब हमारे पास अगला पॉइंट है टेलोफेज। टेलोफेज में हम क्या बात कर रहे हैं कि इन द एट द बिगिनिंग फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ये है कि यहाँ पर फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस, इसके बाद न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो चुका होगा। तो क्रोमोजोम डेट हैव बी रीच टू द रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस होंगे, लूज कर देंगे अपनी इंडिविजुअलिटी, एंड इंडिविजुअल क्रोमोजोम नो लॉन्गर बी सीन। अकेला क्रोमोजोम अब दिखाई नहीं देगा। ईच सेट ऑफ क्रोमेटेड मटेरियल टेंड टू कलेक्ट एट टू पोल। दीज स्टेज हैव की पॉइंट, इनके की पॉइंट है क्रोमोजोम क्लस्टर होते हैं यहाँ पे अपोजिट पोल पर, और देयर आइडेंटिटी लूज हो जाती है। अब वो एक क्रोमेटेड की तरह नहीं है, वो एक अकेले क्रोमेटेड की तरह काम कर रहे हैं, मतलब अब वो हाफ क्रोमोजोम की तरह बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअलिटी वहाँ पे लूज हो जाती है। न्यूक्लियर एनवलप डेवलप हो जाते हैं उनके पास वापस, जो सबसे पहले चले गया था प्रोफेज में, और यहाँ पर सारी चीज़ें न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वापस दोबारा शुरू होना शुरू हो जाते हैं। अब जब न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या है कि माइटोसिस अकम्प्लिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू अ डॉटर न्यूक्लियाई बट इट सेल्फ डिवाइड इनटू अ टू डॉटर सेल बाय सेपरेशन साइटोप्लाज्म कॉल्ड अ साइटोकाइनेसिस। मतलब क्या है कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करने से काम नहीं होता, न्यूक्लियस को भी डिवाइड करना पड़ेगा तभी पूरी सेल डिवीजन होगी, और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए साइटोकाइनेसिस प्रोसेस बोल रहे हैं। अब हमको इसके एंड पे एक कंप्लीट होगा सेल डिवीजन। इन एनिमल सेल द अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द फ्यूरो ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द फ्यूरो ग्रेजुअली डीपन एंड अल्टीमेटली जॉइंट एट द सेंटर द साइटोप्लाज्म इनटू पॉइंट। मतलब क्या कि हमारे पास, जब मैं एग्जांपल लूँ एनिमल सेल के लिए, तो एनिमल सेल के लिए कुछ ऐसे सेल मानो कि हमको पता है कि एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती, तो वो ऐसे स्टार्ट होता है ये साइटोप्लाज्म जो है वो डीपन फ्यूरो मतलब रास्ता बनाना शुरू करेगा, और ऐसे डीपन होता होता दोनों तरफ से वो एक टाइम पे मीट कर जाएगा सेंटर पे आके, और ये फिर अल्टीमेटली एक सेल ऊपर और एक सेल नीचे ऐसा बन जाएगा। ठीक है, पर प्लांट सेल में क्या होता है, इनक्लोज बाय द रिलेटिव इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल देयर बाय द अंडरगो द साइटोकाइनेसिस बाय द डिफरेंट मैकेनिज्म द इन अ प्लांट वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट एट द सेंटर ऑफ द सेल ग्रो आउटवर्ड एंड टू मीट एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल वॉल बिगेन विद द फॉर्मेशन सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट represent the middle lamella between the wall of the adjacent cell at the time of the cytoplasmic division. Organelles like a mitochondria and a plastid get distribution between the two daughter in the some organization. Karyokinesis is not followed by the cytokinesis. मतलब क्या है कि न्यूक्लियस डिवाइड हो गया पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, तो वो सेल के पास अब बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो डेट वी कॉल्ड अ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज होती है, इसको बोलते हैं सिनेक्टम। और एग्जाम्पल हमारे पास है एंडोस्पर्म इन अ कोकोनट। अब प्लांट के अंदर हम कैसे बात कर रहे हैं कि इसके पास सेल वॉल है, तो ये ऊपर से फरो छेद करके ऊपर से जा नहीं सकती, तो ये करते हैं कि हमारे पास अगर सेल वॉल है तो हम अंदर से सेल प्लेट बनाएंगे और बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। वो किसकी बनी होती है, वो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, मिडल लैमेला की बनी होती है। अब हमको बात कर रहे हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है माइटोसिस होने का फ़ायदा क्या है। तो बात कर रहे हैं कि माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड, हाउएवर इन सम लोअर प्लांट इट सोशल इंसेक्ट हैप्लॉयड सेल आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आर यू अवेयर सम एग्जांपल वेयर यू हैव स्टडीड डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। द माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द डिप्लॉयड डॉटर न्यूक्लियाई। माइटोसिस जो है वो प्रोडक्शन करता है डिप्लॉयड डॉटर सेल के लिए।
with the identical genetic complement, the growth of multicellular organism is due to the mitosis. अगर हमारे हैंड पे कोई कट लग गया, हम चाहते कि यहाँ पर जैसा सेल था हमको एग्जैक्ट सेम चाहिए और दो चाहिए, तो हम उसमें प्रेफर करेंगे क्या, माइटोसिस प्रेफर करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये ग्रोथ करवाने के लिए बेस्ट एग्जांपल है। तो वही बात कर रहे हैं ग्रोथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल ग्रोथ जो है रिजल्ट है डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, देयरफॉर बिकम द एसेंशियल टू डिवाइड एंड रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। कुछ ऐसी बात कर रहा है कि जब हम बोल रहे हैं कि ये यहाँ से तभी डिवाइड करेगा जब अपनी एक मैच्योर वाली फेज में पहुँच चुका होगा। तो उस टाइम पे होता है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशियो बिगड़ जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए सेल डिवीजन कर रहा है। The cell upper layer of the epidermis, the cell of the lining in the gut, the blood cell are being constantly replaced. सेम तरीके से हो रहे हैं। Mitotic division, the mesometic division, apical and the lateral cameo result in a continuous growth in the plant throughout the life. अब हमारे पास है मियोसिस। मियोसिस में क्या कि प्रोडक्शन करता है अपने ऑफस्प्रिंग का, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के इंक्लूड करता है फ्यूजन ऑफ अ ट्यू गैमेट ईच कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, द गैमेट फॉर्म्ड स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड। मतलब ये यहाँ पे ऐसी कुछ बात बोल रहा है कि दो सेल आते हैं, वह हैप्लॉइड होते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं, फ्यूज करते हैं और एक कंप्लीट सेल बनाएंगे डिप्लॉइड, क्योंकि इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो बोल रहा है कि दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ द सेल डिवीजन रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय द हाफ। अब हम बात कर रहे हैं कि ये ही कैसे बने, तो वो बनते कैसे। ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है, ये हमारे पास गैमेट है, मान लेते हैं ये मेल का गैमेट और ये मान लेते हैं हम फीमेल का गैमेट है। तो यहाँ से यहाँ आने में उसको मियोसिस करनी पड़ी होगी कि जब उसके क्रोमोसोम हाफ हो जाए। डॉटर सेल दिस काइंड ऑफ डिवीजन द मियोसिस इंश्योर करता है प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म वेयर एज अ फर्टिलाइजेशन रिस्टोर। फर्टिलाइजेशन क्या कर रही है, रिस्टोर कर रही है डिप्लॉइड फेज को। वी कम अक्रॉस अ मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेट जब बनते हैं उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, भले वो प्लांट में हो या एनिमल में हो। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं क्या कि मियोसिस इन्वॉल्व करते हैं दो सीक्वेंशियल साइकिल, न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। बट सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होगा। मियोसिस 1 जो है वो इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटाइड इन द एस फेज। द मियोसिस इन्वॉल्व इन पेयरिंग द होमोलोगस क्रोमोसोम, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू सिस्टर क्रोमेटाइड। और क्या होता है कि मियोसिस के अंदर क्या होता है कि दो अलग अलग क्रोमोसोम जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और रिकॉम्बिनेशन करते हैं, फॉर्म करते हैं किसके बीच में, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड के बीच में, फॉर हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होते हैं। कुछ ऐसा हम बात कर लेते हैं क्या कि हमारे पास ये था 2n, इन्होंने दो सेल्स बनाए n और n, इनको बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पे मियोसिस 1 हो गया। अब ये और डिवाइड करेंगे अपने अंदर, दो सेल्स बनाएंगे n के ही, और यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे मियोसिस 2 हो गया। तो इसको देख के मैं ये बात कर सकता हूँ कि मियोसिस 2 इस बराबर किसके बराबर होगा, माइटोसिस के बराबर होगा। और हम देख पा रहे हैं कि पूरा मियोसिस होने के लिए हमको 4 हैप्लॉइड प्रोजेनी बनाने पड़ गए। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रोफेज 1 जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न टिपिकली लॉन्गर होती है। मियोसिस 1 के अंदर हम डिवाइड करेंगे इनको। अब हमको याद है, पुराना भी याद है क्या कि मियोसिस करेंगे या माइटोसिस करेंगे तो ये तो होती हैं क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब प्रोफेज के अंदर भी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेप्टोटिन, ज़ाइगोटिन, पकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकेनेसिस। तो हम शुरुआत कर रहे हैं इसके अंदर, वो भी इससे। तो प्रोफेज द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है, ये ज़्यादा लंबी होती है, मोर कॉम्प्लेक्स होती है किसके कंपेयर में, प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सब part that is leptin, zygotin, pachytin, diplotin and a dikinesis. We start with the leptin, the stage where the chromosome become the gradually visible under the light microscope and the compaction of the chromosome continue throughout the leptin. हम बोलें कि फंक्शन क्या है लेप्टोटिन का, तो ये वाला फंक्शन मैं इजीली लिख सकता हूँ
कि इसमें क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, मेरे को क्रोमोसोम दिखाई देना शुरू कर देता है। अगली बात बोल रहे हैं कि आई कॉल्ड द ज़ाइगोट इन ड्यूरिंग दिस स्टेज द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एंड अ प्रोसेस एसोसिएशन कॉल्ड सिनेप्सिस। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास ये क्रोमोसोम है अगर और दूसरा ऐसे बन जाएगा, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये पेयरिंग हो रही है, ये पेयरिंग हो रही है, एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा और दूसरा क्रोमोसोम ये रहा, तो ये दो पेयरिंग हो रही है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनेप्सिस। इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे जब ये दो अलग अलग मिक्स हो रहे होंगे, कुछ ऐसा अगर हम डिटेल में इसका बनाना चाहें तो एक क्रोमोसोम ऐसा दिखता है अपने को, ठीक है, और दूसरा क्रोमोसोम ऐसा दिखेगा। तो ये क्रोमेटाइड सेम है तो सिस्टर क्रोमेटाइड, ये क्रोमेटाइड आपस में सेम है तो सिस्टर क्रोमेटाइड। जब ये दोनों ही फ्यूज करते हैं, मिलते हैं मतलब, तो यहाँ पे पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फ्यूज़न हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें आके पेयरिंग बना रही है, नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं सिनेप्सिस। तो आगे बात करें सिनेप्सिस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड अ होमोलोगस क्रोमोसोम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में हम देख सकते हैं इंडिकेट अ क्रोमोसोम सिनेप्सिस अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इसको हम सिनेप्सिस प्रोसेस है और जो ये कॉम्प्लेक्स बना है हमारे पास, इसको बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स फॉरवर्ड बाय द पेयरिंग ऑफ सिनेप्ट होमोलोगस क्रोमोसोम आर बाइवेलेंट। ये बाइवेलेंट है, दो क्रोमोसोम से इसलिए बोला। या मैं टेट्राड बोल सकता हूँ। अगर मैं क्रोमेटाइड देखूँ, हमारे पास 4 क्रोमेटाइड है, 1 2 3 4 क्रोमेटाइड है, इसलिए हम टेट्राड बोल सकते हैं। हाउएवर दीज आर मूव्ड क्लियरली विजिबल टू नेक्स्ट स्टेप। द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 रिलेटिवली शॉर्टर होती है। नेक्स्ट स्टेज मतलब पकाइटिन सबसे बड़ी है, हमारे प्रोफेज के अंदर सबसे बड़ी पकाइटिन है। इस स्टेज के अंदर जो 4 क्रोमेटाइड है वो ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बनाते हैं, बिकम अ डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर हो जाते हैं। टेट्राड इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय द अपीयरेंस ऑफ अ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। हम ऐसा बोल सकते हैं कि पकाइटिन हमको कैसे चलेगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, तो यहाँ पे अपीयरेंस हो रहा था क्या, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का। मतलब कुछ ऐसा कि अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या कि इसके अंदर क्या है कि हमारे पास एक क्रोमोसोम है, हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है, दोनों ही एक जैसे हैं, तो मैंने उसको बोला होमोलोगस क्रोमोसोम। दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है किसके लिए हो रही है, क्रोमेटिड क्रॉस ओवर हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या कि कुछ इसके फीचर्स इसमें चले गए और कुछ इसके फीचर्स इसमें चले गए, तो ये हमने क्या करा कि नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स बन गए, मतलब एक नया कॉम्बिनेशन बन चुका है। तो एट साइड विच क्रॉसिंग ओवर अकर, उस साइड नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज करते हैं क्या, जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर ऑल्सो एन एंजाइम जरूरत होता है, मीडिएटेड प्रोसेस। द एंजाइम इन्वॉल्व कॉल्ड रिकॉम्बिनेज, जो एंजाइम यहाँ पे यूज किया जा रहा है। क्रॉसिंग ओवर लीड टू द रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ 2 क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द पकाइटिन, कि जितना भी मटेरियल इनको एक्सचेंज करना था वो पकाइटिन एंड होते होते सब कुछ हो जाता है। अगला है द बिगिनिंग ऑफ अ डिप्लोटिन। कैसे पहचानोगे, जब ये डिसोल्यूशन होता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का, मतलब ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो हट जाती है। टेंडेंसी टू रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक्सेप्ट एक जगह छोड़ के। द साइड ऑफ क्रॉस ओवर एक्स शेप स्ट्रक्चर बच जाता है, उसको बोलते हैं कैस्मेटा। जो ऊ साइड्स ऑफ अ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ या ईयर्स। फिर आगे बात करें द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 डायकाइनेसिस। द मार्क्ड बाय, हम कैसे पहचानेंगे, टर्मिनलाइजेशन ऑफ अ कैस्मेटा। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड मियोटिक स्पिंडल assembled to prepare the homologous chromosome for the separation. By the end of dikinesis, the nucleolus disappear and the nuclear envelope also break down. Dikinesis represented transition to the metaphase. Dikinesis में ही मैं समझ सकता हूँ कि अब वो मेटाफेज में आ चुका है। अब सारी चीज़ें रिपीट होंगी जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ चुके हैं। जैसे
मेटाफेज 1 बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन, यहाँ पे सारे क्रोमोसोम अलाइन होते हैं, बस सेपरेट चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो क्रोमोसोम है वहाँ पे सिंगल थे, यहाँ पे पूरे पूरे क्रोमोसोम्स के पेयर्स हैं। बात समझ आई। तो माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर आर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब क्या कि एक स्पिंडल फाइबर से पूरा का पूरा एक होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है। एनाफेज होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करता है वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन क्लोज, मतलब क्या है कि ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरे क्रोमोसोम में पूरा पूरा ऊपर जाएगा, क्रोमेटाइड सेपरेट नहीं होते। टेलोफेज पे क्या कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर साइटोकाइनेसिस फॉलोइंग दिस स्टेज कॉल्ड डायड ऑफ सेल्स, क्योंकि यहाँ पे दो सेल्स बन जाते हैं। ऑल्दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम अंडरगो some dispersion, they do not reach the extremely extended state, the interphase nucleus, the stage between the two meiotic is called interkinesis, कि मतलब दो म्यूटिक बोलते हैं म्यूसिस डिवीजन, मतलब म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2 होने के जो बीच में जो स्पेस आता है उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इसके दौरान क्या होता है, कोई भी डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है म्यूसिस सेकंड एज इट इज माइटोटिक डिवीजन। म्यूसिस सेकंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड, इन कॉन्ट्रास्ट टू द म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2 रिजेंबल द नॉर्मल माइटोसिस। ये बात यहाँ पे बोल चुका है कि म्यूसिस 1 जो है, म्यूसिस 2 जो है वो किसको रिजेंबल कर रहा है, नॉर्मल माइटोसिस को रिजेंबल कर रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है दोबारा से, प्रोफेज सेकंड क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। Metaphase second stage, the chromosome align the equator and the microtubule from the opposite pole spindle fiber get attached to the kinetochore। अब आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एनाफेज सेकंड में साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग होती है सेंट्रोमियर की। यहाँ पे अब क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमेटाइड थे वो सेपरेट होना शुरू कर देते हैं। सिस्टर क्रोमेटाइड टुगेदर अलाइंग टू मूव टू अपोजिट पोल। फिर आगे होते टेलोफेज, द म्यूसिस टेलोफेज विच आर टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट इनक्लोज बाय द न्यूक्लियर एनवेलप साइटोकाइनेसिस फॉलो द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन टेट्राड। अब 4 सेल बन गए, इसलिए टेट्राड बोला है, और चारों के चारों कैसे हैप्लॉइड है। म्यूसिस होने का क्या सिग्निफिकेंस है, म्यूसिस इज द मैकेनिज्म बाय द कन्वर्जन ऑफ द स्पेसिफिक क्रोमोसोम ऑफ ईच स्पीशीज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इट इज ऑल्सो इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, क्योंकि वेरिएबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे।